अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। मॉनसून की गैर मामूली बदतरीन बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस आने वाले सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका है, जबकि 14 जून से अब तक 399 बच्चों समेत कम अज कम 1200 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 27 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां तो जारी हैं, लेकिन अभी कई इलाके जो हैं वो 10-10 फुट पानी में डूबे हुए हैं। और WHO का यह कहना है कि सैलाब से 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, जिनमें से 4,21,000 अफराद बेघर होने वाले अफराद समेत 64 लाख शहरियों को इंसानी इमदाद की फौरी और अशद जरूरत है। WHO ने सेहत के शुबे में पैदा होने वाले बुरान के बारे में खबरदार करते हुए कहा है कि सैलाब के बायस सेहत के कम अज कम 888 मराकज को नुकसान पहुंचा, जबकि मुल्क भर के 154 में से 116 अजला मुतासिर हुए। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान सिंध और बलूचिस्तान में हुआ। सिंध के सैलाब ज़दा जिला दादू में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जहां कुछ इलाकों में पानी की सतह अभी भी तकरीबन 8 से 9 फुट है। सिंध के सैलाब ज़दा जिला दादू में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां, जिस तरह हमने बताया, वो जारी तो हैं, लेकिन उसमें अभी भी दिक्कत पेश आ रही है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 2 अफराद आज इंतकाल कर गए। मानसून बारिशों से सूबे में अब तक 254 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं, और जख्मी होने वालों की तादाद सिर्फ बलूचिस्तान में 166 है। PDMA के मुताबिक बारिशों से 61,718 मकानात को नुकसान पहुंचा। 17,000 के करीब मकानात जो हैं वो मुनहदिम हो चुके हैं, जबकि 45,000 मकानात जो है उन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा, और उनमें से ज़्यादातर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहे। सैलाबी सूरत हाल ऐसी है कि 18 पुल और 1500 किलोमीटर से ज़्यादा शाहराएँ जो हैं बलूचिस्तान में वो मुतासिर हुई हैं, और इसी तरह 5 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलों को नुकसान पहुंचा। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात हो रही है। बारिशों से मजमूई तौर पर होने वाले नुकसान की बात करें तो हुकूमत ने हालिया बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में ज़राअत और लाइव स्टॉक के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 1042 अरब रुपए जो है वो लगाया, जबकि सिंध में नुकसानात का तखमीना सबसे ज़्यादा तकरीबन 427 अरब रुपए लगाया गया है। और सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 427 अरब, पंजाब जो है वो 196 अरब, बलूचिस्तान 83 अरब, और खैबर पुख्तूनख्वा में ज़राअत और लाइव स्टॉक का जो नुकसान का तखमीना है वो तकरीबन 21 अरब रुपए, जबकि मुल्क भर में कपास की फसल के नुकसानात का तखमीना 425 अरब, चावल की फसल के नुकसानात का तखमीना 121 अरब, और सब्जियों के नुकसानात का तखमीना 72 अरब रुपए लगाया गया। सब्जा और चारे के नुकसानात का तखमीना 55 अरब। इसी तरह मकई की फसल की अगर नुकसानात की बात की जाए तो वो 36 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि 18 अरब रुपए जो है वो दालें जहां पे काश्त हुई थी, और 15 अरब रुपए गन्ने की फसल को नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इमदाद की अपीलों के बाद कई मुमालिक ने पाकिस्तान के लिए ताउन के अज़म का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ एशियाई तरक्याती बैंक ने $30 लाख की ग्रांट की मंजूरी दी, जबकि दीगर मुमालिक की जानिब से इमदाद, खुराक, दीगर अशिया ज़रूरिया पाकिस्तान पहुंची। इमदादी जो सामान है उन भेजने वाले मुमालिक में तुर्की, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात खास तौर पर नुमाया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर आला सिंध मुराद है, जबकि उसके बाद आपको कोयटा भी लिए चलेंगे और बलूचिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुराद अली शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे तो आप और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो हर रोज कहीं ना कहीं तो जा रहे होते हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त अगर सिर्फ दादू के जिला खैरपुर नाथन की बात की जाए वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, इंडस हाईवे डूब चुकी है। एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है? क्या उतनी खराब है जितनी मीडिया पे रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे ज्यादा खराब है? थैंक यू वेरी मच मुझे लेने का अपने प्रोग्राम में। सिचुएशन खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ये सैलाब जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इन रीसेंट पास 2010 में एक सैलाब आया था, रिवरन फ्लड, 2011 में और 2012 में मानसून रेंज की वजह से सैलाब आए थे। अगर इन तीनों को इकट्ठा कर लें तब भी, और ये जो 2022 का फ्लड है उससे ज्यादा है। अच्छा। उसकी रीजन ये है, 2010 वाला फ्लड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट्स,
on the right bank. 2011 वाला was restricted to the left bank, वहाँ के जो 5-6 जिले थे। 2011 वाले में भी जो था हमारा हिल टॉरेंट से थोड़ा सा फ्लड आया था, लेकिन इस साल मतलब आप सैटेलाइट इमेजेस आपने देखी होंगी। जी जी बिल्कुल, पूरा सोशल मीडिया पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम कश्मीर गोटकी टू जामशोरो एंड बदीन एंड ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे हमारा ईस्ट में इंडियन बॉर्डर ले लें या साउथ में समंदर ले लें और वेस्ट की तरफ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस, ये लगता है कि एक दरिया बना हुआ है और इंडस कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है पता नहीं चल रहा है। और इस वजह से ऑब्वियसली एक जो मेजर कैलामिटी आई है, तो ये कहना कि जी हम हर जगह पहुंच गए हैं और हालात बिल्कुल कंट्रोल में, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त मेरी कोशिश तो की है, पिछले 10-12 दिनों में मैं सिंध के 30 में से 27 डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट कर चुका हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं हर जगह पहुंचा हूँ। ऑब्वियसली एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आप जा सकते हैं। आपने जिक्र किया राइट बैंक पे, इस वक्त जैसे पानी दोनों राइट और लेफ्ट बैंक पे, अब क्या है कि बारिश खत्म हुई है तो एक्चुअली इमरजेंसी शुरू हुई है व्हेन द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग। एक तो हर जगह बारिश हुई है, वो पानी उधर जमा हुआ, आपने वो देखी होंगी इमेजेस और वीडियोस जी जी जी, कि जैसे सक्कर से लेके पानी सारा वो आ रहा है, अब वो बदीन से निकलेगा। इस वक्त मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़ ये बड़ी रिस्क पे है और आगे बदीन। तो एक मेजर कैलामिटी है। तकरीबन 1100 मिलीमीटर एवरेज बारिश पूरी सिंध पे हुई है। तो इतनी मेजर वो जो है कैलामिटी के बाद ये कहना कि जी मैं हर जगह पहुंच गया हूं इसलिए अब सब बिल्कुल ठीक है, वो गलत होगा। बहुत इश्यूज हैं, रिलीफ के इश्यूज हैं, टेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। हमने 86,000 टेंट स्टोर किए हुए थे अपने पास प्री मॉनसून। अच्छा। और 15 अगस्त तक हम 26,000 इस्तेमाल कर चुके थे और 60,000 हमारे पास बाकी थे टेंट्स। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ वो 60 हम कंज्यूम कर चुके हैं, 10-11,000 और जो हम प्रिक्योर कर सके अभी तक वो कर रहे हैं। हमने 2,40,000 टेंट्स का ऑर्डर दिया हुआ है, बट हमें रोजाना के हिसाब से 3-4-5,000 से ज्यादा टेंट्स नहीं मिल रहे पूरे पाकिस्तान से। जैसे बारिश रुकी हमने राशन की सप्लाई तेज की है, 50,000 बैग्स हमारे पास थी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की। 3,55,000 राशन बैग्स हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से ऑर्डर कर चुके हैं। अगेन उनकी थोड़ी सी स्लो है सप्लाई। तो आज मैं इतने दिन में आज कराची बैठा था तो वो जो प्रिक्योरमेंट की थोड़ी चीजें देखी और आज ही हमने 2 लाख बैग्स एक और प्राइवेट सप्लायर से ऑर्डर किए हैं और उन्हें ये कहा है कि आपने मैच करना है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जो प्राइस है उसको। तो ये कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को छत, टेम्पररी छत जिनके मकान गिर गए, जो कि तकरीबन 30 लाख मकानात कच्चे गिर गए हैं, और उनको खाने का सामान ताकि वो सस्टेन कर सके अगला 1-1.5 महीना, वो कोशिश कर रहे हैं। ये शाह साहब बताएगा, ये जो आप बड़ी तफसीली आपने सूरत हाल बताई, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन आपकी सूबाई गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश करे वो नाकाफी इसलिए होगी क्योंकि एक सूबाई हुकूमत की तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और जिस तरह जिन इमेजेस की आप सैटेलाइट इमेजेस की बात करें वो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि सिंध पूरे का पूरा एक बड़ा एक दरिया है। पूरा सूबा सिंध जो है, जमीन नाम की कोई चीज आपको उन इमेजेस में बड़ी मुश्किल से नजर आएगी। तो आप अकेले तो इस पूरे मामले को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वफाक से हमें देखें, मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब 2 विजिट्स कर चुके हैं सिंध की, एंड इट इज quite a pleasant change to what we've been facing over the last 4 years, previous 4 years. खैर उस चीज को मैं छोड़ देता हूँ। हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू 25,000 रुपए अफेक्टेड फैमिलीज को वफाक दे रही है और दैट इज अ वेरी टाइमली सपोर्ट जो हमें मिल रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अरब जो कि आई होप इट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अभी हमें मिली तो नहीं लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी एक आध दिन में, वो दिए ताकि हम रिलीफ का काम अपना सपोर्ट कर सकें। हमें उनसे जो ज्यादा जरूरत है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को और बाकी भी जो सबको कहा है कि हमें पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है, टेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से हम सोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उधर मदद दें।
और बादल मैं आपको ये बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट भी मिलके 2010 का जो सैलाब था, जो मैंने बताया, इस करंट सैलाब जो हम सिंध फेस कर रहा है, उसका प्रोबेबली 1/3 था, या ज्यादा से ज्यादा कह लें तो हाफ भी नहीं, 1/3 था। अच्छा। उसके अंदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी अच्छी मोबिलाइज की थी। इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर ने जो फ्लैश अपील की, उसकी इमीडिएट रिजल्ट्स निकली और काफी कमिटमेंट्स आई हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं पता, वो मीडिया में हुई थी रिपोर्ट, 130 अरब रुपए इनिशियली आ गए थे, और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि यूके ने कुछ और पैसे भी, अगेन जो कि 2020 में भी हमारे पास है, नॉट टू दिस एक्सटेंड, जैसे मैंने कहा इस सैलाब का 1/3 2020 में भी आया था, लेकिन हमें ना फेडरल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिली थी, ना उन्होंने ये मुनासिब समझा था कि इंटरनेशनल मदद के लिए करें। इसलिए कि ये जो सैलाब आया है हमारे पास इस साल मानसून, ये पूरी दुनिया का किया हुआ, खासतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने माहौल को खराब किया, उसका ब्रंट हमें फेस करना पड़ रहा है, और ये एडमिट कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज। मैं वो जो फ्लैश अपील की थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उसमें यूएन साथी और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो अपने रिमार्क्स दिए थे, उसमें यही कहा था कि जी ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज का क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड दे हैव टू कम एंड रिजॉल्व इट, दे हैव टू कम एंड हेल्प पाकिस्तान इन दीज हार्ड टाइम्स। तो जो क्वांटम है रेस्क्यू, रिलीफ और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का, उसमें प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के अलावा हमें वो लोग जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे भी मदद लेनी होगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक और चीज है जो जिस पर आपका जवाब मैं लेना चाहूंगा, आपका कमेंट। कुछ वीडियोस ऐसी आई आपके मेंबरान की, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, आप पीपल्स पार्टी से वाबस्ता सियासतदानों की, सैलाब मुतासरीन में बैठ के कुछ इनसेंसिटिव रिमार्क्स वगैरह, कुछ लोग जो है, एक आपका बंदा जो है मिनरल वाटर से जूते धो रहे हैं और वो सैलाब मुतासरीन में बैठे हुए हैं। फिर ऐसी वीडियोस जो हैं, ये जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको ओवरशैडो कर देती हैं मीडिया में। तो क्या आप नहीं समझते कि आपके जो लोग हैं, स्पेशली जो मुतासरीन में जा रहे हैं, उन्हें मोहतात होने की जरूरत है? नहीं, एब्सोल्युटली जरूरत है। उसके साथ साथ आई टोटली एग्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने इसलिए कि मैं टीवी कम देखता रहा हूँ, सुना है मैंने इनके बारे में जो भी है, तो एग्जैक्टली बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज आदिल मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल मीडिया 25 अगस्त से पहले या इवन 26 अगस्त तक लगता था कि शायद सैलाब आया ही नहीं है, कहीं नहीं था, बिल्कुल आई एग्री, इस मुल्क में, और उसके बाद जाके अवेयरनेस हुई थी। इस वक्त भी मैंने तो ये भी कहा ना मीडिया से, जहां मैं गया था, कि यार आप भले ये कहें कि सिंध हुकूमत फेल हो गई है, सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही है जो है, लेकिन वो विजुअल्स दिखाएं सो दैट वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। हम अकेले नहीं कर सकते। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चीजें जो कि उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो और नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी तशहीर करना भी मुनासिब नहीं है। मतलब ये वही बात होगी ना, इस वक्त आप बैठ के जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत को पैसे ना दें, ये सारे चोर हैं, तो ये चीज जो है इक्वेट उसी से कर जाती है। मैं ये नहीं कि किसी भी तरीके से कंडोन नहीं करा कोई गलत चीज को, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि इनको कम फोकस किया जाए, लोगों की जो इस वक्त हालत है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि हम मोबिलाइज कर सकें ज्यादा रिसोर्सेज। चले, मुराद अली शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध ने बड़ी अहम बात यहां पर की कि उनके भी मोहतात होना पड़ेगा। वो मान रहे हैं कि ये गलत चीज है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव ऐसे करना चाहिए कि असल जो मामला है उससे ये टेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली जिन लोगों की वीडियोस आती हैं उन पर भी होती हैं, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सवाल तो उस पर पूछ सकते हैं, जिस तरह वज़ीर आला सिंध के सामने मैंने ये सवाल रखा कि क्यों ऐसा हो, उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर असल जो खबर है वो मिनरल वाटर से पाँव धोना नहीं है। असल खबर यह है कि सिंध मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, वहां क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर। एक ब्रेक के बाद आपको वहां लिए
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो सिंध की तबाहकुन सूरत हाल है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त कोयटा से हमें सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शाहिद रिंद साहब ने ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये तबाही तो पूरे मुल्क में हुई है, बलूचिस्तान में इस वक्त आप वहीं पे बैठे हुए, क्या हालात क्या हैं? क्या उतने बुरे हैं जितनी हमें शिद्दत उसकी मीडिया पर नजर आ रही है, या उससे ज्यादा सूरत हाल खराब है? पाकिस्तान इतनी शदीद बारिशें या सैलाब मेरा नहीं ख्याल कि हमने हिस्ट्री में देखी होंगी। 2010 का भी हमने फ्लड देखा था। बलूचिस्तान के 2 डिवीजन्स तकरीबन मुतासिर हुए थे, लेकिन रेस्ट जो 5 डिवीजन्स थे वो मुतासिर नहीं हुए। इस पहली मरतबा बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा है, वो कंप्लीटली एवरी डिस्ट्रिक्ट, कोई कम या कोई ज्यादा मुतासिर हुआ है। जो मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट लसबेला है, जलमसी है, जाफराबाद है, नसीराबाद, उस्ता मोहम्मद है। ये जो सिबी नसीराबाद डिवीजन के इलाके हैं ये ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा लसबेला के मुतासिर होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो के एरिया में जो बारिशें हुई हैं उसका पानी भी लसबेला पहुंचा है, वर्ड वगैरह का, और फिर लसबेला में ऑलरेडी जो बारिशों का साल था उसने तबाही मचाई। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट आया सेम यही जाफराबाद और नसीराबाद में भी हुआ है कि डबुक्टी और पंजाब के एरिया जो कनेक्टिविटी के रोड्स हैं, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लसबेला है, वहां पे कराची से हमें कनेक्ट करता है 3 जगह पे, में एक जगह पे ब्रिज टूटा है, लसबेला में एक जगह पे और उथल पे। तो वो कराची से किसी तरीके से आर्जी राब्ता बहाल हो चुका है, लेकिन अभी तक पुल बनने में टाइम लगेगा और उस पर हैवी ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा। फोर्ट रूल जो हमें पंजाब के साथ डीजी खान वगैरह के साथ करती है, वो सारा अब ऑपरेशनल तो हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें लाजमी सी बात है, जब तक मानसून का स्पेल है और ये सिचुएशन है तो उसमें मुश्किलात हैं। डीआई खान से, इस्लामाबाद से हम कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त हमारी इशू है वो ये सवाल बेमानी नहीं हो गया है कि बलूचिस्तान हुकूमत उसे कूप कर सकती थी को या नहीं, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, ये नुकसान उससे बड़ा है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जो काम इस वक्त करना चाहिए था मेरे ख्याल से, वो थी डिजास्टर की पॉलिटिकल ओनरशिप लेना। जो मुझे मुंतखब नुमाइंदों से, चाहे वो 17 से 18 अराकीन कौमी असेंबली हो, 11 से 12 या 13 या 65 रुकनी बलूचिस्तान असेंबली का ऐवान हो, चंद एक अराकीन असेंबली को छोड़कर मुझे वो पॉलिटिकल ओनरशिप नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह आदिल के हम बलूचिस्तान के लोग या हमारा ये वतीरा रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम से पहले हम अपनी हर चीज का जिम्मेदार बहुत आसानी से वफाक और इस्लामाबाद को ठहराते थे, लेकिन मेरे ख्याल से बीइंग अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर 7th एनएफसी अवार्ड और आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये सारे काम हमारी मुंतखब हुकूमतों ने करने थे। पीडीएम को एक स्ट्रेंथन इदारा बनाना था, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को स्ट्रेंथन करना था, माहौलियात। अब खान साहब की बात कर ले, खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को बिलियन ट्री सुनामी देने की बात की। बलूचिस्तान बिलियन ट्री जो कि ड्राफ्टज़दा सूबा था, वहां पर इस प्रोजेक्ट ने कितना काम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2-3 दफा बलूचिस्तान गए, जब भी वो पहुंचते हैं सबकी दौड़ें लग जाती हैं, लेकिन उनके दौरे तक ही क्या ये चीजें महदूद रहती हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं तो फिर ये मामला जो है, क्योंकि देखें अगर सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट की बात की जाए, वो तो इमदाद भी ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर से फेंक रहे हैं कि जो थैले आटे के नीचे पहुंचते ही वो फट जाते हैं। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। होता है कि हम गाफिल नहीं है, वो अपना काम करें, लेकिन हमारे पास इस तरह के विजिट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि एक आध दिन का हमने काम करना है और उसके बाद वही पुरानी रूटीन पे चलना है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के जिन इलाकों में चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना को होना चाहिए था, वहां पर हमें कोर कमांडर नजर आ रहे हैं, आईजीएफसी नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल ओनरशिप की जो मैं आपसे आदिल बात कर रहा था, देखें प्रॉब्लम यह है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाकों में नहीं है। चंद एक को छोड़कर जलमक्सी में तारिक मक्सी और खालिद मक्सी बैठे हुए हैं, उस्ता मोहम्मद में सलीम खोसा बैठे हुए हैं, या लसबेला में जाम कमाल अपने लोगों के पास बैठे हुए हैं। बाकी जो 65 रुकनी बलूचिस्तान असेंबली का हाउस है वो कहां पर है? जिस सूबे की 1500 किलोमीटर बह गए हो उसका कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर कहां है? जिस सूबे में डैम टूट गए हो उसका इरिगेशन मिनिस्टर कहां है? देखिए वो सवाल है जो लोगों को पूछने चाहिए। मैंने आपसे कहा कि माजी में हम वफाक को जिम्मेदार ठहराते थे। 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक ने जो इख्तियारात दिए उन पर कानून साजी करना, इदारों की स्ट्रेंथनिंग करना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जो नहीं की गई। इस वक्त जो बलूचिस्तान सूरत हाल है, मुझे आदिल आप बता दें कि आपने एक खबर रिपोर्ट की हो कि बलूचिस्तान के किसी के पानी दाखिल हुआ हो,
किसी मुंतखब नुमाइंदे के घर में पानी दाखिल हुआ हो। जो इफेक्ट हुआ है वो मुंतखब नुमाइंदे या सरदार नवाब नहीं हुए, एक आम शेफर्ड, एक आम चरवाहा इफेक्ट हुआ है। सही बात। डॉन न्यूज कुछ दिन कबल एक वीडियो रिपोर्ट की जिसमें लसबेला का एक मुतासिरा शख्स ये बता, उसका शनाख्ती कार्ड लिया गया और उससे कुरान पर कसम दे के पूछा गया कि अगले बल्दियाती इलेक्शन को किस वोट देगा। डॉन न्यूज की यह हेडलाइन स्टोरी थी। उस इलाके में डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के इफ्तिखार बुगटी थे जिन्होंने शनाख्ती कार्ड एक शख्स के जरिए जमा किए। मालूमात की जाए, चीफ सेक्रेटरी को चाहिए कि इफ्तिखार बुगटी को बुला के पूछें कि वो मजीद शाह उत्थल का रिहायशी कौन था जिसको आपने सामान दिया था। इफ्तिखार बुगटी ट्रांसफर हुए लसबेला से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के वो आज भी एम्प्लॉय हैं, क्या उन्हें शोकॉज किया गया? ये हमारी गवर्नेंस का लेवल है। तो फिर हम किस तरीके से सोचते हैं कि हम चीजों को बेहतर करेंगे? ठीक है, चलें। शायद रिन साहब बड़े सवालात उन्होंने उठाए और जाहिर बात है बलूचिस्तान हुकूमत से जवाबात इस पर बनते भी है। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुल्क की ओवरऑल सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, इमरान खान के मुकदमात पर भी बात करेंगे, उन्होंने भी आज स्पीच की, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी अहम तकरीर की। जाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे तजिए के लिए। ब्रेक। वेलकम बैक। राजीव प्रोग्राम में अब बात इमरान खान को अदालत से मिलने वाले एक और रिलीफ की। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को एडिशनल सेशन जज को मुबैना तौर पर धमकाने के केस में 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने के अहकाम जारी किए थे। और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में साबिक वज़ीर आज़म की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत में पेशी के बाद इमरान खान ने यह कहा कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूं, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूं। ये बात इमरान खान ने कोई पहली मर्तबा नहीं की, लेकिन आज बड़े दिनों बाद उन्होंने ये बात दोहराई। अब ये खतरनाक वाला पैगाम किसके लिए था, इस हवाले से बहस शुरू हो चुकी है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत को ये पैगाम दे रहे थे या किसी और की जानिब उनका इशारा था। हुकूमत की तरफ से जो अदालती फैसले हैं उन पर या जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर इनडायरेक्टली तनकीद भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है जो इससे पहले किसी को नहीं मिला। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। आज शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अरकान असम्बली से तवील खिताब किया जिसमें उन्होंने माशी मसाइल और पेट्रोल की जो कीमतों का इजाफा है उन्हें मजबूरी करार देते हुए अपनी लाचारी का भी इजहार किया। साथ ही उन्होंने तमाम माशी मुश्किलात का जिम्मेदार इमरान खान और उनकी साबिका हुकूमत को करार दिया। इस सियासी सूरत हाल के हवाले से तजिया लेंगे। सीनियर मुसन्निफ भी हैं, तजियाकार भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। जाहिद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माशी मुश्किलात तो शायद अब थोड़ी बहुत कम होना शुरू हो जाए। IMF से किस्त आ चुकी है, बाकी डोनर्स भी आगे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान को बज़ाहिर जो है वो इन चीज़ों का इतना इदराक नहीं है कि हम माशी तौर पर कितनी अबतर हालात से गुजर रहे हैं। तरीन साहब की जो ऑडियो लीक्स हैं, ख़त लिखना हो तहरीक इंसाफ का, सूबाई वजीर का IMF को, वो भी हमारे सामने है। लेकिन आज उन्होंने ये बात की कि वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। मतलब कि जब तक आम इंतखाबात नहीं होते तो सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जाएगा और हमारा जो माशी अदम इस्तेकाम है वो भी दुरुस्त सिमत में नहीं ख़त्म हो पाएगा। आज जो है मतलब किसी भी हुकूमत के लिए भी एक मुश्किलात होती, अगर बहुत ही कोई मजबूत हुकूमत के लिए भी ये हालात जो है कोई बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अगर आप देखा जाए कि दो बड़े सूबों में अपोजिशन की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, और इस लिहाज से जो है बहुत सारे जो आपको करने हैं, इस्लाहात करनी है या आपको जो बहुत सारे फैसले लेने माशी तौर पे वो आप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद ये कि सियासी तौर पे जो है अदम इस्तेहकाम में वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने बात की कि जो है एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है इस वक्त, और लगता यही है कि बजाय इसके कि जो हालात आपके बन के आए थे फ्लड के बाद कि कुछ कम हो जाएगी, कुछ कन्फ्रंटेशन कम हो जाएगा, किसी हद तक जो है लोग इस चीज को सियासी तौर पे कोई कंप्रोमाइज होगा या आप कम से कम एक ही जगह इन चीजों का इदराक होगा, वो नहीं होगा। और इमरान खान साहब की बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल ही एक एग्रेसिव मूड में है। वो समझते हैं कि ये इस हुकूमत को जितना भी दबाया जा सकता है वो दबाया जाएगा। तो वो जो है बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन के आ रही है। मैं तो आखिर में यही बात करूंगा कि ये सिचुएशन जो है अनटेनेबल है।
कैसे हल होगा वो अभी तक समझ में नहीं आती है। और खास तौर पे एक और भी जो सबसे बड़ा मसला इस हुकूमत के लिए, एक तो बहुत ही कमजोर हुकूमत इस लिहाज से भी है कि कोalition हुकूमतें जो है जिनकी इतनी सारी पार्टियां साथ होती हैं उनके लिए मुश्किलात होती है। तो लेकिन ये कि यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम बन के आ रहा है कि खुद जो है रूलिंग पार्टी, सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी जो है PMLN के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो इतने ज्यादा संगीन है कि मेरे ख्याल जो इक़दाम करने चाहिए, जो कठिन हालात हैं या मुश्किल फैसले जो करने हैं वो नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही ये IMF का डिसीजन आया उसके फौरन बाद जो है हमने डार साहब का एक इंटरव्यू देख लिया, उसमें जो है फिर नवाज शरीफ साहब की भी कुछ बातें सामने आनी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि जो है ये इनके आपस की जो तजादात है फैमिली के अंदर, शरीफ फैमिली के, वो भी असरअंदाज हो रही है इन तमाम हालात को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन है इसमें। जाहिद हुसैन साहब, फिर क्या ये कहा जा सकता है कि खान साहब के अलावा भी एक और बड़ा खतरा मुस्लिम लीग नून अपने लिए खुद है? खान साहब अगर ज्यादा खतरनाक ना भी कर पाए तो ये जो इनके आपस के मामलात हैं ये भी मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखें, खान साहब कह रहे हैं कि मैं और खतरनाक हो जाऊंगे। अब क्या खतरनाक होंगे इससे ज्यादा? इन्होंने जो एक पोलराइजेशन क्रिएट की है, जो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। इससे ज्यादा खतरनाक क्या होंगे? लेकिन आपकी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हुकूमत खासतौर पे जब एक तरफ तो ये पंजाब में नई हुकूमत है उसकी, जब पंजाब के बगैर जो सेंटर को चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लेकिन ये कि जो अंदरूनी इख्तिलाफात है, इस किस्म के जो आवाज आती है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक फैसला करवा के आते हैं, हुकूमत का फैसला एक होता है और उसके फौरन बाद जो है वो जो नवाज शरीफ साहब के जो लोग हैं लंदन में बैठे हुए, उनकी तरफ से कुछ और बयान आ जाता है। तो यही है कि जो इससे ज्यादा जो है किसी भी हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होगा कि एक तरफ तो आपकी अपोजिशन है जो बहुत ही ताकतवर अपोजिशन है, मामूली अपोजिशन नहीं है। 2 सूबों में इसकी हुकूमत है, 2 सूबों के अलावा जो है वो और आपके आजाद कश्मीर और इसमें नॉर्दर्न एरियाज में भी इनकी हुकूमत है। तो इस सूरत हाल में अगर फर्ज कीजिए उनको अब पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तिलाफात होंगे, आए दिन हम देखते हैं कि कोई साहब उठ के PMLN के, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है फेडरल कैबिनेट, वो खड़े होकर जो है वो बयानात डाल देते हैं। तो फिर ये हुकूमत चलेगी कैसे? ये मेरी समझ से बाहर है। तो जाहिद साहब, इन मौजूदा हालात में जिस तरह खान साहब खुद कहते हैं कि उनको टेक्निकली नॉकआउट किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, तो ऐसे में ये मद्देनजर रखते हुए उनकी मकबूलियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर इंतखाबात आगे जाकर हो जाते हैं, जब भी होते हैं, तो क्या खान साहब का ये दावा दुरुस्त माना जा सकता है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आ जाएंगे, खुसूसन जो उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं और जो चीजें काफी सारी मुश्किलात हैं, वो मद्देनजर रखते हुए क्या वो 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आ सकते हैं? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि खान साहब की जो है वो मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसको मेरे ख्याल वो तो पहले भी डिस्कस होती रही है कि क्या वजूहात थी। लेकिन एक और जो उनको तक़वियत मिल रही है वो खुद जो है हुकूमत की अपनी कमजोरी की वजह से मिल रही है। अब जहां तक इसका ताल्लुक है, 2 चीजें कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, बात चीजें तो है इनके लिए। जैसे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खतरे की घंटी जो है इनके लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कॉन्टेम्प्ट कोर्स है वो उसकी बन के आती, लेकिन लगता ये नहीं है कि डिस्क्वालीफाई होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि देखें, इस मुल्क के अंदर पहले भी हम देख चुके हैं कि सियासतदानों के खिलाफ जब इस किस्म की होती है डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो खत्म नहीं होता है, उसकी जो है कुव्वत खत्म नहीं होती या वो पॉलिटिक्स से बाहर नहीं होता है। हमने नवाज शरीफ साहब के लिए देखा था, बेनजीर साहबा के लिए देखा था कि उनको भी कोशिश की गई थी अलहदा करें। तो एक ये था कि इसमें जो है ये मेरे ख्याल काम नहीं कर सकती है इस किस्म के इक़दाम। एक तो ये बात हुई, लेकिन ये था कि इलेक्शन कब होंगे मुझे लगता नहीं है कि जो अब अपने वक्त पे ही होंगे, जितने भी हालात खराब हो। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन जो है वो कोई 3 या 4 महीने में होने जा रहे हैं। अगर है अब जो जिस तरह से 7-8 महीने वैसे भी रह गए इस पार्लियामेंट के खत्म होने में, तो वो तो इलेक्शन पहले नहीं होते हैं। और खान साहब भी मतलब ये है कि उनके पास दो हुकूमतें अगर वो चाहते हैं कि वाकई इंतखाबात हो जाए, तो सबसे पहले तो काम ये करते कि वो डिसॉल्व करते पंजाब की हुकूमत को और KP को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो एक और चीज भी आती है। दूसरा एक और बात भी कि इलेक्शन के नताइज क्या होंगे,
ठीक है, ये तो एक इस मौजूदा सूरत हाल में तो लोग कह सकते हैं कि उनको अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और जिस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ सूबों में जो है वो अपनी सियासत की जो अपने रुख है, उससे कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले जा सकती, चाहे कितना भी मकबूल क्यों ना हो। तो खान साहब अगर ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान से 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, उनकी केपी में जो है अक्सरियत है और मेरे ख्याल उस वक्त भी उनकी पोजीशन, पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी है। पंजाब में भी पार्टी की पोजीशन बेहतर हुई है, लेकिन ये होता है कि अगर बेहतर हो भी गई इन 2 सूबों में तो इसका मतलब उसके बाद भी जो है अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कोई 100% कोई सीट यहाँ से ले जा सकता है, कोई नहीं ले सकता है। और भी पार्टी मौजूद है, उनकी अपनी अपनी कमजोर सही बात, लेकिन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी मौजूद है। और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मुतालिक ये हतमी तौर पर कोई नहीं कर सकता है। सिंध में जो है वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर ये, लेकिन अगर एक और बात भी है कि खान साहब अगर ये समझते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेके वो कोई अथॉरिटेरियन रिजीम कायम कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि खान साहब एक चीज और नहीं देख रहे हैं और जो सबसे खतरनाक है कि इस पूरे जो है जो उनकी सियासत है उसमें वो तमाम जो इदारे हैं उसको उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है उन्होंने। तो मसला ये कि वो पार्लियामेंट को भी जो है वो नहीं समझते हैं और उससे बाहर है। तो अजीब सा इक़्तिदार भी मौजूद है उनकी पूरी सियासत में कि एक तरफ तो उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली में तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके साथ जो है वो दूसरे उसमें सूबों में अपनी हुकूमत भी कायम किए हुए हैं वो, और उसके बाद बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है, जिसका मतलब इमरान साहब की पूरी सियासत ये है कि जो है जितना भी डिस्ट्रक्शन हो सके वो किया जा सके पूरे सिस्टम के लिए। तो ये भी उनको समझना चाहिए कि आगे चल के अगर कोई इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो भी अपनी तौर पे हुकूमत अगर आ भी जाती है उनके इलेक्शन में तो वो भी सही तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। जाहिद हुसैन साहब बड़ा डिटेल्ड और बड़ा ज़बरदस्त तजिया कर रहे थे आज के प्रोग्राम पर। नाज़रीन, आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से हमें इजाज़त दीजिए।